चार बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से है, जहां बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर रही है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर है, जहां आज का दिन महिला विधायकों के लिए तय किया गया है। आज की तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे छापामार कार्रवाई को लेकर, जहां एनआईए और ईडी ने पीएफआई के खिलाफ छापामार कार्रवाई की है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पशुपालन मंत्री को लंपी वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, जो नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जो है वो लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जिलों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे छिंदवाड़ा पहुंचे, लेकिन सीएम का चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक रोचक वीडियो सामने आया। सीएम ने लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि ना तो आपने भाजपा को जिले में सांसद दिया और ना ही कोई विधायक, अब कम से कम पार्षद तो हमें दे ही दीजिए। सीएम ने कहा कि हमने दमोह के विकास के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए पहुंचाए थे, लेकिन कांग्रेस की स्थानीय नगरीय निकाय की सरकार ने बंटर बांट करते हुए उसे गायब कर दिया। पीएम आवास के तहत यहां के लिए 800 आवास स्वीकृत किए गए थे, लेकिन सिर्फ 400 आवास ही दिए गए हैं। काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? कांग्रेस की तो दिल्ली में भी नहीं है और भोपाल में भी नहीं है, केवल दमुआ में आपने नगर पालिका भी बना दी थी और दमुआ में हमारे विधायक भी नहीं है, हमारे सांसद भी नहीं है। तो भैया हो, एक कड़ी पार्षदों की तो जोड़ दो रे, तो उनके माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष बना लेंगे तो हम काम करने का मौका तो हमें मिलेगा। और इसलिए मेरा कहना है कि बाकी तो विधानसभा के चुनाव में देखेंगे, अभी तो इन सब कामों को ढंग से करवाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताइए। तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जिलों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे छिंदवाड़ा पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुकेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा कि विधायक और सांसद नहीं दिए हैं और कम से कम पार्षद तो दे दीजिए। तो इसमें ये जो यहाँ पर बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया है, ये कितना उचित है? जी हाँ पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा में 6 नगरीय निकाय जिले में चुनाव होने हैं, जहां पर आज दमुआ नगर पंचायत में शिवराज सिंह चौहान वोट मांगने आए थे। आज उन्होंने वहां पर ये कहा कि भी ना आपने मुझे सांसद दिया, ना विधायक दिया, ना जिला पंचायत, इसलिए एक पार्षद तो मुझे दे दो, जिता दो यहाँ पर। तो एक वो अपील करते नजर आए शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा में। इससे ये साबित होता है कि कमलनाथ के गढ़ में कि शिवराज सिंह चौहान को एक पार्षद के लिए एक विनती, और जनता से विनती, वोटर से विनती करनी पड़ रही है कि एक पार्षद तो जिता दे मुझे आप। जी जी, जिस तरीके से यहाँ पे वीडियो में उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि स्थानीय सरकार पर बंटरबाट करने का भी यहाँ पर आरोप लगाया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी, पूर्व में जो नगर पंचायत में जो पंचायत अध्यक्ष बैठे हुए थे, उन पर आरोप लगाया है कि किसी भी योजनाओं का उन्होंने जनता तक लाभ नहीं पहुंचाया है। और आप मेरा पार्षद चुन के आते हैं तो आपको किसी भी कार्यालय नहीं आना पड़ेगा, पार्षद चलकर आपके पास आएगा, आपकी जो भी आपकी समस्या है आपका निराकरण करेगा। तो जिस तरीके से छिंदवाड़ा दौरा है उनका, यहाँ पे लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छिंदवाड़ा जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उसके बाद बीजेपी द्वारा वहां पर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो क्या लगता है कितने हद तक यहाँ पर बीजेपी जो है जगह बना पाएगी? जी, मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी जब प्रथम चरण में जब चुनाव हुए थे, तब भी शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा आए थे। तब ना जनपद पंचायत जीत पाए, ना नगर निगम जीत पाए, ना जिला पंचायत जीत पाए। तो अब आगे देखते हैं कि वोटर्स का क्या मन परिवर्तन होता है कि एक पार्षद जो जिता दे। ये उनकी जो एक अपील है, भावुक अपील है। इससे देखते हैं आगे क्या जनता का क्या फर्क पड़ता है। और हालांकि आज छिंदवाड़ा ने सौसर में भी उन्होंने एक जनसभा संबोधित किया। वहां पर सीएम
जन सेवा का शुभारंभ किया, वहां पे आज उन्होंने भी आज फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अधिकारियों को मंच पर बुलाकर उनकी क्लास ली कि जो जन सुविधाएं जो आम नागरिक जनता को मिलनी चाहिए वो यदि नहीं पहुंच रही है तो उनको तुरंत ही निराकरण करे। मेरे यहाँ से जाने के बाद भी लोगों से आवेदन लिया जाए, सभा स्थल पर बुला के हितग्राही को उनको लाभ का पहुंचाया जाए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसी बीच उन्होंने दमोह के विकास के बारे में भी जानकारी दी कि 12 करोड़ यहाँ पर विकास के लिए दिए गए हैं। तो जब यहाँ पर विकास के कार्य किए जा रहे हैं तो जनता ने बीजेपी को आखिर यहाँ से क्यों नकारा था? बात में आपको बता दूं, चूंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहलाता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा का कांग्रेस का फैक्टर चलता है। भले ही कांग्रेस ऊपर केंद्र में या शीर्ष क्षेत्रों में टूटती नजर आती है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में कहीं ना कहीं कमलनाथ का जादू चलता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जनता है, जो वोटर्स है, वो कमलनाथ को पसंद करते हैं। जैसे सांसद भी यहाँ पे कांग्रेस का है, विधायक कांग्रेस के हैं, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, लगभग प्राय सभी जो शीर्ष पद जो है यहाँ पर कांग्रेस का स्थापित है। तो जिस तरीके से वो लगातार प्रचार प्रसार छिंदवाड़ा में कर रहे हैं, अभी से ही बीजेपी द्वारा यहाँ पर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और कमलनाथ का ये गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा। अगर बात करें कि कांग्रेस भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और बीजेपी भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, तो जिस तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया है, तो क्या लगता है कि आगे के चुनावों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में दो दिन से सांसद नकुलनाथ 2 दिन से छिंदवाड़ा में मौजूद है और पूरे जहां 6 नगर निकाय है, दमुआ, शौसर, जुन्नर, देव, मोहगांव, हर्रई, जहां पर चुनाव होने हैं, मतदान होना है, वहां पर रोड शो कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांग रहे हैं। और आज दोपहर में कमलनाथ का भी छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है, तो वो भी पिछले 3 दिनों की छिंदवाड़ा में ही रहेंगे और जहां नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां पर वो सभा करेंगे, आम जनता से मिलेंगे, अपने पार्षदों के लिए वो वोट मांगेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो छिंदवाड़ा दौरे पर गए। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज केवल महिला सदस्यों की आवाज गूंज रही है। महिला विधायक अपना विषय रख रही हैं। 22 सितंबर यानी कि आज का दिन महिला विधायकों के लिए तय क्या है? आज पुरुष विधायक सिर्फ सुनेंगे। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद सबसे पहले सीएम योगी ने कहा कि हमने देखा है कि सदन में पुरुष नेताओं की बातों के पीछे कहीं महिला सदस्यों की आवाज जो है वो दब जाती है, लेकिन आज सदन की कार्रवाई में महिला सदस्यों की बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो घर के महिलाओं से माफी मांग सकती हैं। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि एक दिन काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि अखबारों को पढ़कर हैरान हूं कि कितने कठोर कानून पास हुए हैं, फिर भी अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी सुरक्षा और उन्हें आत्मविश्वास दिलाने के लिए हमें मिलकर काम करने होंगे। मैंने एक पत्रक भी दोनों माननीय सदन के सभी माननीय महिला सदस्यों को पास भेजा है। मिशन शक्ति के रूप में एक जो नया कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग संचालित कर रहे हैं और इस कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है, इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, चाहे वह बेटी के जन्म लेने से लेकर के और बेटी के विवाह होने तक, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, निराश्रित महिला पेंशन की योजना में वृद्धि करते हुए उसके दायरे को बढ़ाने का कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए वो गठरी बना अपने साथ ले जाए। ये किसके विचार हो सकते हैं? इस समाज में अगर हम इतना सम्मान दे दें
और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दें तो हमारे समाज और देश की तरक्की और दुनिया में पहचान में आ जाएगी। न केवल उन्होंने ये कहा, बल्कि एक जगह मैं उनकी दूसरी बात को कोट करता हूं कि इस देश की औरतों के लिए आदर्श सावित्री नहीं द्रौपदी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम सावित्री को आदर्श मान लेते हैं क्योंकि वो पति के प्रति पूरी समर्पित थी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वहीं कहा कि इस देश की औरतों के लिए अगर आदर्श कोई हो सकता है तो वो द्रौपदी हैं। तो यूपी विधानसभा में आज केवल महिला सदस्यों की आवाज गूंज रही है। महिला विधायक अपना यहां पर विषय रख रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहां पर एक नई पहल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। महिलाओं की आवाज को उठाया जाएगा और पुरुष आज के दिन चुप रहेंगे। किस उद्देश्य से ये नई पहल की गई है? ऐसा देश है कि ये नारी सम्मान वाला देश है। भारत इसमें का देश नहीं है कि एडम की बाईं तरफ की तस्वीर निकाल करके औरत को बनाया। हमने ये कहा कि सृष्टि का जो सबसे पहला अस्तित्व प्राणी का आया है वो नारी का आया है और वो आदि शक्ति रही है। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही अस्तित्व और उसका सम्मान दोनों धूमिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज ये पहल करके कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति और भारतीय वाङ्मय का जो दर्शन है नारी के सम्मान का, नारी को प्राथमिकता का, उसको स्थापित करने की कोशिश की है। और उसमें एक विशेष बात ये भी रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज जो ज्यादातर चर्चा हुई है वो महिलाओं के विषयों को लेकर के भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ एक आदर्श स्थिति है। इससे भारत कहीं ना कहीं अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है और नारी के सम्मान की जो बात है उसकी दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से ये जो पहल की गई है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जी, अखिलेश यादव का भी यहाँ पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दिन महिलाओं के लिए सीमित नहीं है, और भी दिन महिलाओं के लिए होनी चाहिए। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब ये तो क्योंकि वो विरोधी दल है, उनको कुछ भी कहना था इसलिए उन्होंने ये कह दिया। तो कुल मिलाकर के जो पहल हुई है, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे, लेकिन ये पहल हुई है, इसका मैसेज अच्छा गया है, समाज को अच्छा संदेश गया है। और मैं समझता हूँ ये जो एक बात है, अगर विधानसभा में नारी का सम्मान हुआ है तो जिन घरों में नारी का सम्मान नहीं है, भारत की परंपरा के घरों में तो नारी का सम्मान है, लेकिन कुछ घरों में नारी का जो सम्मान नहीं है, मैं समझता हूँ वो भी इस बात को सीखेंगे और नारी की राय को, नारी की बात को प्राथमिकता देंगे। जी, तो ये नई पहल यहाँ पर शुरू की गई है। सीएम योगी ने सबसे पहले आते ही इस यहाँ पर ये बयान दिया है कि पहले महिलाओं की बात रखी जाएगी और आज पुरुष जो है वो चुप रहेंगे। तो किस हद तक ये देखने को मिल सकता है इसमें कुछ अच्छाई, क्योंकि लगातार अपराध के मामले यूपी में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अपराध तो पूरी हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है जी। अपराध के लिए मैं समझता हूँ सरकार या पुलिस या कोई, ये कहीं ना कहीं घरों के जो संस्कार होते हैं, छोटे बच्चे को ही कहीं ना कहीं जो एक आदर्श नागरिक बनाने की जो परंपरा होती है, उसको इसके लिए पुलिस को तो सख्त रहना ही चाहिए, सरकार को भी सख्त रहना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ बहुत आवश्यकता है समाज में जो संस्कार बिगड़ रहे हैं उसको ठीक किया जाए। और दूसरा, खासतौर से जब से ये सोशल मीडिया उस पर निगरानी रखी जाए तो किस प्रकार अपराध को वृद्धि करते हैं, खासतौर से महिलाओं को लेकर के जो अपराध हो रहे हैं, इसके लिए मेरी राय में, मुझे पता नहीं कि मैं सच सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, मेरी राय में कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया है, जो इंस्टाग्राम के जो फुटेज हैं, बहुत सारी ऐसे साइड हैं, उसके वजह से लोगों को उत्साहत हो रही है। मैं समझता हूँ इस पर भी नजर और निगरानी की जरूरत है। तो जिस तरीके से यहाँ पर सदन में एक नई पहल देखने को मिली है, इससे समाज में किस तरीके से बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से इसमें समाज में संदेश तो जाएगा। ये कहा गया है भगवान कृष्ण ने गीता में कि जो राजपुरुष जो करते हैं उसका अनुसरण समाज करता है। महिलाओं को अगर प्राथमिकता दी है, महिलाओं को विषय रखने के लिए अगर कहा गया कि दूसरे पुरुष चुप रहेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। उस समाज में और परिवार में महिलाओं के सम्मान की स्थापना में
ये एक महत्वपूर्ण पहल होगी। तो उन्होंने यहाँ पे घर की महिलाओं से भी आज एक दिन के लिए माफी मांगने के लिए कहा है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये निश्चित रूप से अगर कुछ लोग, देखिए दो स्थिति है, कुछ घर तो आदर्श घर हैं, वहाँ तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ घर आदर्श नहीं है तो निश्चित रूप से नारी के साथ मानवीय व्यवहार नहीं होता। कुछ घर ऐसे हैं जिसकी शिकायतें आती हैं, पुलिस में रिपोर्ट भी होती है। ऐसे लोगों को वाकई ये चाहिए और इस पर वाकई अगर उन्होंने जो गलतियां की हैं उस पर उनको माफी मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से सदन में ये नई पहल देखने को मिल रही है, इसमें समाज में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से इससे समाज में बदलाव आएगा, लोगों के सोचने में, तरीके में बदलाव आएगा, सकारात्मक विचार आएंगे और नारी सम्मान बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर जहां पर सदन में एक नई पहल देखने को मिली है। चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां एनआईए और ईडी ने देश के कई राज्यों में पीएफआई के खिलाफ छापामार कार्रवाई की है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी शामिल है। यहां इंदौर और उज्जैन से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारियों को अरेस्ट किया गया है। इंदौर से पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला, अब्दुल जावेद समेत एक अन्य को उठाया गया है। तो एनआईए ने उज्जैन से जमील नामक युवक को हिरासत में ले लिया है। इसके पास से कई तरह के संदिग्ध और भड़काऊ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि इंदौर के जवाहर मार्ग के तनिष हॉस्पिटल के ऊपरी 3 मंजिल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है। यहीं से सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। पीएफआई के अब्दुल पर पहले भी जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं वर्तमान में पीएफआई को संचालित करने में इंदौर से इनका नाम सामने आ रहा है। करीब 3 से 4 लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एनआईए ने देश भर में कार्रवाई की है। करीब 100 लोगों को पकड़ा गया है। इंदौर में भी कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से यहाँ पर देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़ाए सर? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रदेश सरकार को भी इस तरह के संगठनों के खिलाफ कोई एक मुहिम छेड़नी चाहिए? ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। तो एनआईए और ईडी ने देश के कई राज्यों में पीएफआई के खिलाफ छापामार कार्रवाई की है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय नीमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एनआईए और ईडी ने देश के कई राज्यों में पीएफआई के खिलाफ यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है, क्या कुछ जानकारी आपके पास को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा पूजा, एनआईए और ईडी ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें इंदौर और उज्जैन से 4 लोगों को हिरासत में लिया। जी, लगभग ये 4 लोग हैं जो इंदौर से जो हैं वो उन प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको उनके घर से हिरासत में लिया है। और जो पीएफआई का जो कार्यालय, वहां से सीसीटीवी के जो ड्राइव है उसको भी हिरासत में लिया है। और इस कार्य को पूरा करने में लगभग इंदौर में लगभग 24 अधिकारी मौजूद थे, जिसमें 11 महिलाएं भी थी जिन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार किया। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, तो अभी तक क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आए हैं? जी, इस पे अपने इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने भी बताया है कि पूर्व में भी जो पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष है उनपे जिला बदर की कार्रवाई की थी, तो जिसपे उनपे ये मुस्लिम समुदाय के जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको उनके साथ मिलकर सांप्रदायिक हिंसा या भड़काने टाइप का आरोप उनपे
पहले भी कई बार लग चुका है। इसको लेकर पीएफआई ने जो वो एक धरना प्रदर्शन या ये भी कार्य किया था, जिसमें एनआई की टीम ने आज कार्रवाई की है, जिसमें इंदौर से 3 लोग और उज्जैन से एक को गिरफ्तार किया है। तो यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि करीब 100 लोग पकड़े गए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी यही कहना है कि लगभग देश भर से 100 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पीएफआई के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। लगभग इन लोगों का ज्यादा बात हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर एनआईए और ईडी ने कई राज्यों में छापामार कार्रवाई की है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी चौथी बड़ी खबर की तरफ, जहां राजस्थान से होते हुए एमपी पहुंचा है लंपी वायरस। गायों पर ही कहर बरपा रहा है ये। वहीं राज्य सरकार ने गायों को फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया है। इसके बाद भी सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा है। वहीं प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल को लंपी वायरस का उपचार क्या है, संक्रमित गायों को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाना है, कौन सी वैक्सीन गायों को लगाई जाना चाहिए, इसकी उन्हें जानकारी ही नहीं है। मंत्री को लगने वाले वैक्सीन के नाम की जानकारी नहीं है। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने हवाई जानकारी दी। बता दें कि मध्य प्रदेश के 26 जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है। वहीं मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि राजस्थान बॉर्डर से पशुओं की आवाजाही नहीं होगी। कहीं भी मिलेगी। अब मतलब हम लोगों को इतना तो नहीं मालूम, डॉक्टर लोगों को मालूम कि कहाँ से मिल रहा है, कहाँ नहीं। मुफ्त में मिलेगी, मुफ्त में देंगे। कमलनाथ जी के आरोप पे क्या कहेंगे? देखो कमलनाथ जी का जो भी होगा, देखो जो भी काम है शांति धीरे से होता है, कोई जल्दीबाजी में मतलब कोई काम नहीं होता है। 101 गायें मरी है, क्योंकि पूरा आंकड़ा है। सब कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे जिन जिलों में ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। बिल्कुल, जो गौ माता जिस प्रकार से हो रही है, उसको अपनी गौ माता को भी अलग गौ से रखा जा रहा है। सभी बीमार है ऐसा नहीं है, एक दो बीमारी हुई है। ये तो माता जैसी बीमारी है, जैसे पहले माता की बीमारी अपने लोगों को होती थी, इसी प्रकार से गौ माता को भी माता की जैसी बीमारी है। तो राजस्थान से होते हुए एमपी पहुंचा है लंपी वायरस। गायों पर ही कहर बरपा रहा है लंपी वायरस। वहीं राज्य सरकार ने गायों को भी फ्री वैक्सीनेशन का यहां पर ऐलान कर दिया है। उसके बाद भी सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का यहां पर दौर भी देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल को लंपी वायरस का उपचार क्या है, वो भी जानकारी नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, यहाँ पर पशुपालन मंत्री को ही जानकारी नहीं है किसी भी वैक्सीनेशन की, तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो पशुपालन मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल, उनको खुद ही जानकारी नहीं है कि आखिर जो पशुओं में लंपी वायरस की बीमारी फैल रही है वह किस कारण से फैल रही है। वह इस बीमारी को जो अगर हम बात करें जो इंसानों में बीमारी होती है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जो चेचक के दाग हो जाते हैं उनको जो माता कहा जाता है, वह लंपी वायरस को उस बीमारी से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है, वो इंसानों में बीमारी होती थी जो माता के रूप में कही जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर गंभीर है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भी अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी और एक बड़ा फैसला भी सरकार ने लिया था कि जो लंपी वायरस है और ऐसे संक्रमित जो पशु हैं और जो गाय हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। और उन्हें आंकड़े भी अधिकारियों से लिए थे। अगर हम बात करें तो 7,000 से ज्यादा लंपी वायरस से पशु पीड़ित हुए थे। अगर हम बात करें रिकवर पशुओं की तो 5,000 से ज्यादा पशु रिकवर भी हो गए। वहीं अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो 101 गायों की मौत हुई है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अधिकारियों को फटकार लगाई थी और उन्होंने कहा था कि रोकथाम के क्या उपाय किए जा रहे हैं और अभी तक क्या इंतजाम किए गए हैं।
इसकी भी जानकारी अधिकारियों से ली गई थी और जहां लापरवाही बरती जा रही थी अधिकारियों द्वारा, उसको लेकर सीएम ने नाराजगी जताई थी। लेकिन अगर हम प्रेम सिंह पटेल के बयान की बात करें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका जो बयान सामने आया है वह हैरत में डालने वाला है कि उन्होंने साफ तौर पर इस बीमारी को लेकर ही अपना पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहा जो इतनी भयानक जो बीमारी पशुओं में फैल रही है, लंपी वायरस, जिसके शिकार गाय हो रही हैं और जिसको लेकर सियासत भी लगातार जारी है, लेकिन वह इस बीमारी को माता के रूप में कह रहे हैं, यानी कि जो इंसानों में होती थी, जो चेचक कहा जाता है एक मेडिकल के रूप में। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो पशुपालन मंत्री ही इस तरीके के अगर बयान देंगे तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि पशुपालन विभाग इस लंपी वायरस को लेकर कितना गंभीर है और कितने इंतजाम किए जा रहे होंगे पशुओं को जो लंपी वायरस उससे रोकथाम के लिए। जी, जिस तरीके से आपने हमें यहाँ पे बताया कि है ना लंपी वायरस को लेकर के लगातार सरकार भी यहाँ पर फ्री वैक्सीनेशन के लिए भी यहाँ पर लगातार योजना चला रही है। यही पशुपालन मंत्री की बात करें तो उनका ये बयान जो है सबको चौंकाने वाला यहाँ पर बयान जो है वो सामने आया है। वही लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। सियासत भी लगातार गर्माती हुई यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पर पशुपालन मंत्री का बयान जो है वो सामने आया है, उससे फिर एक बार सियासत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम बात करें तो कल भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ पर कमलनाथ ने सरकार पर आरोप लगाए थे और आज अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा है कि लंपी वायरस को लेकर सरकार किसी भी तरीके से कोई रोकथाम के इंतजाम नहीं कर रही है। और जिस तरीके से पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बयान सामने आया है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि गायों से जुड़ा मामला है और सबसे ज्यादा इसकी शिकार गाय हो रही हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए गाय को मां का दर्जा दे देती है बीजेपी, लेकिन जब उनको परेशानी आती है और लंपी वायरस से ग्रसित हो रही है तो ऐसे में सरकार किसी भी तरीके से रोकथाम के इंतजाम नहीं कर रही है। और अब पशुपालन मंत्री जो है प्रेम सिंह पटेल, उन्होंने जो अब आज अजीबोगरीब बयान दिया है तो कहीं ना कहीं इस पर जरूर एक बार फिर से सियासत देखने को मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी तमाम जानकारी के हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी बड़ी खबर जहां पर लंपी वायरस जो है लगातार कहर बरपा रहा है। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। कल एक बार फिर मिलेंगे नई 4 बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।